नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा पे। और आज जिस दिन का इंतजार था वो आ गया। हुआ क्या हुआ? संसद में महंगाई पर चर्चा हुई। चर्चा में दोनों तरफ से पक्ष रखे गए। पहले सुन लेते हैं, उसके बाद मैं इसकी व्याख्या करूंगा। 2 हफ्ते तक विपक्षी दलों के जबरदस्त हंगामे के बाद आज आखिरकार संसद में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई। लोकसभा में कांग्रेस के 4 सांसदों का निलंबन वापस होने के बाद कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने महंगाई पर चर्चा शुरू की। कांग्रेस ने बढ़ी हुई कीमतों के लिए केंद्र सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार ने जीएसटी बढ़ाकर अपना बजट तो ठीक कर लिया, लेकिन करोड़ों घरों के बजट को बिगाड़ दिया है। पिछले 14 महीने से डबल डिजिट महंगाई दर है इस देश में, पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा। अप्रैल 2022 में ये 15.8% था, जुलाई में थोड़ा कम हुआ है और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो बिल्कुल आसमान छू रहा है। और इसके ऊपर आपने जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया। आटे के ऊपर, पनीर के ऊपर, दही के ऊपर, शाही के ऊपर, पेंसिल के ऊपर, शार्पनर के ऊपर, आपने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा। सरकार ने अपना बजट तो ठीक कर लिया होगा, पर 25 करोड़ जो इस देश में गृहस्थियां हैं उनका बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतों के लिए यूपीए सरकार के दौरान जारी ऑयल बॉन्ड्स को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने विपक्षी राज्यों पर बढ़ते हुए कर्ज के बोझ को भी निशाना बनाया। इन्होंने केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए 2009 से लेकर 2014 तक ऑयल बॉन्ड जारी किया, जिससे कि ये जो हमेशा दावा करते हैं सर कि हमने पेट्रोल का प्राइस, हमने डीजल का प्राइस सब कम कर दिया, इन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किए। हालांकि बीजेडी के सांसद पिनाकी मिश्रा ने ऑयल बॉन्ड्स को लेकर निशिकांत दुबे के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। मिश्रा ने पिछले 8 साल में एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कमाई का लेखा जोखा सामने रख दिया। From 2014 to 2022, 27 lakh, as Mr. Manish Tiwari said, 27,27,000 crores has been generated by way of oil revenues. Mr. Dubey, you will be astonished to learn that both interest and principal taken together between 2014 and 2022 that has been paid by way of, repaid by way of oil bonds is only 93,600 crores. हाल ही में रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी लगाने के बाद विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सरकार के नुमाइंदे अपनी सफाई में कहते हैं कि जीएसटी काउंसिल के फैसलों में विपक्षी पार्टियों की राय भी शामिल होती है, लेकिन एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने इसे लेकर आपत्ति जाहिर की और वित्त मंत्री से इस पर सफाई भी मांगी। तो जब चल रही थी तो महाराष्ट्र की तब की महाविकास आघाड़ी सरकार ने इन्हें ऑन रिकॉर्ड खत लिखा था कि ये सब मत करिए। तो जीएसटी काउंसिल का हमें मत बताइए कि महाराष्ट्र सरकार ने भी सपोर्ट किया था सभा, और ये कभी वोटिंग लेते हैं क्या? बहुत सारी चीजें मैंने पिछली बार भी माननीय वित्त मंत्री से पूछा था कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऐसी है कि या नहीं भी ऑन रिकॉर्ड वो हाँ या ना में जवाब दे कि आप सारी चीजें जीएसटी काउंसिल में जो पास होती है वो यूनानिमसली होती है, अगर नहीं होती तो किस राज्य ने विरोध किया, ये हमसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। महंगाई को लेकर आम आदमी की मजबूरी किस कदर बढ़ रही है, टीएमसी की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने इसे बयां कर दिया। कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये सरकार बहादुर क्या हमें कच्चा खाने का आदत दिलाना चाहते हैं। कच्चा खाने का दूसरा मतलब कोई मत समझो कि दूसरा कोई मतलब है। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में 4 बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। 3-4 साल पहले जब इसका भाव था 600, आज हो गया 1100।
बढ़ती महंगाई के लिए अंदरूनी कारणों के साथ काफी हद तक रूस यूक्रेन युद्ध भी जिम्मेदार है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार और आरबीआई कदम उठा रहे हैं। आरबीआई ब्याज दरों में लगातार 2 बार 90 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर चुका है। इसी हफ्ते आने वाली क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ब्याज दरों में और इजाफा कर सकता है। केंद्र सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 बार कटौती करके लोगों को बड़ी राहत दी है। और भी कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ चीजों की कीमतों में कमी भी आई है। सवाल ये है कि महंगाई का असली विलेन कौन है, इस पर कब तक काबू पा लिया जाएगा। सरकार कोई भरोसा देने की स्थिति में है या फिर हमें इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आपने देखा कि किस तरीके से प्रतिपक्ष ने बहुत सारे सवाल खड़े किए, कच्चा बैगन खा के भी दिखाया और इसका जवाब वित्त मंत्री जी ने दिया, वो भी सुनिए। There is no question of India getting into recession or stagflation. Adir ji, you please be assured there is no question of us getting into either a stagflation or, like the US, they may say technical recession, whatever. Please. तो वित्त मंत्री जी ने अश्योर किया कि रिसेशन या स्टैगफ्लेशन जैसी कोई परिस्थिति भारत में नहीं है। इस बारे में सुनिश्चित रहे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बातचीत करने के लिए आज इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपसे उनका परिचय करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम है, राज्यसभा के सांसद भी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना जी हैं और साथ ही अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे जी हैं। 2 अभय दुबे जी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जफर इस्लाम जी, परिस्थिति ये आ गई कि लोगों को कच्चा खाना पड़ रहा है क्योंकि गैस के दाम बहुत बढ़ा दिए हैं आपने, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा कर दिया है और बच्चों की कॉपी पेंसिल तक आपने महंगी कर दी है। उसका कोई जवाब नहीं दिया कि कैसे सस्ता होगा। देखिए नीरज जी, आप खुद समझते हैं कि आपको जो इन्फ्लेशन का डायरेक्शन, महंगाई दर का डायरेक्शन साफ दिख रहा है। फूड इन्फ्लेशन कम हो रहा है और आगे आने वाले में जो फोरकास्ट है, चाहे वो आरबीआई का फोरकास्ट हो चाहे स्ट्रीट का फोरकास्ट हो, वो यही देख रहे हैं कि एक छोटा सा बम्प और है, उसके बाद जो है नीचे आने की संभावना है। अगर जो FY23 के लिए Q3 और Q4 का जो अगर आप देखिए तो 5 हैंडल में आ जाता है, 6 और 5 हैंडल में आ जाता है। तो उससे समझ में आता है कि महंगाई जो पीक आउट कर चुकी है और वहां से नीचे आ रहा है। आप अगर छोटे से एग्जाम्पल देखिए, दुनिया में बाकी जगह महंगाई देखिए, उस परिप्रेक्ष्य में महंगाई तो सभी जगह ना, इस डिसरप्शन हुआ है यूक्रेन और इसके क्राइसिस एक जगह, तो एक उससे सिर्फ इंडिया इंपैक्ट नहीं हो रहा, पूरी दुनिया इंपैक्ट हो रही है। इन्फ्लेशन जो और रेट कट अगर आप देखिए, रेट हाइक जो है यूएस में कितना रेट अभी तक बढ़ा चुके हैं, इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ा चुके हैं, इंडिया में सिर्फ 90 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। और इन्फ्लेशन रेट दर वहाँ क्या है, इन्फ्लेशन दर यहाँ क्या है। महंगाई जो है वाकई अगर किसी देश ने कंट्रोल सही से किया है और ग्रोथ को भी में मोमेंटम रखा है तो वो सिर्फ भारत है। और किसी दूसरे बगल में देख लिए, पाकिस्तान में अभी 38% है, श्रीलंका में तो और छोड़िए, कई ऐसी कंट्री जो 100% से ऊपर में है, जहाँ इन्फ्लेशन 100% से ऊपर है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ सब कुछ कंट्रोल में है और इसीलिए दुनिया इस बात को मानती है कि एक मिनट जफर इस्लाम जी रुकिए एक मिनट। सर, विदेशों में महंगाई से कंपेयर करके हमारा खर्चा तो कम नहीं होगा कि टर्की में 88% है, उससे मैं क्या करूं? मेरी पनीर तो सस्ती नहीं हो रही, मेरा दूध सस्ता नहीं हो रहा, मेरी सब्जी सस्ती नहीं हो रही है। तो दूसरे देशों से कंपैरिजन से हमें बहुत ज़्यादा, हम ये रेफरेंस के तौर पे समझ सकते हैं कि दुनिया भर में महंगाई है, लेकिन उससे हमारा जीवन आसान नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए आप अभी नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरह से दुनिया में एक कोहराम सा आ गया है, यूक्रेन क्राइसिस, उससे पहले कोरोना, उससे पहले ओमिक्रॉन, कोरोना के बाद ओमिक्रॉन के बाद ये, और ये सारी चीजें जो है एक साथ बैक टू बैक हुई हैं विदिन 2 ईयर्स। उसके बावजूद आप अगर पूरे उसी पीरियड का उठा के वेटेड एवरेज निकालिए, तब आप बताइए ना कि आपको इन्फ्लेशन दुनिया में और हिंदुस्तान में कितना फर्क है। भाई अगर दुनिया में अगर कहीं सारी चीजें जो बंद, अब जो चीजें जो सप्लाई होती थी, सप्लाई साइड में डिसरप्शन कितना है। हमने तो देश को इस मजबूत स्थिति में रखा इसलिए कि जो आत्मनिर्भरता के अप्रोच जो रखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो इनिशिएटिव लिया, उसके वजह से हम महफूज हैं, बेहतर हालत में हैं,
बहुत अच्छी हालत में। लेकिन आप अगर ये कहिए कि पूरे दुनिया में तकलीफ है, लेकिन हिंदुस्तान बिल्कुल उस तकलीफ में बिल्कुल आंच ना है, आंच कम आए, आंच आया है, महंगाई बढ़ी है लेकिन कम बढ़ी है। और उसके बाद भी जो हम जो डिसीजन ले रहे हैं, जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो पॉलिसी इनिशिएटिव ले रहे हैं, उससे कम भी हो रहा है। आप देखिए जैसे सबसे बड़ा किस पे है, फ्यूल इन्फ्लेशन पे है। फ्यूल एनर्जी सबसे ज्यादा जो है आज का इन्फ्लेशन जो सीपीआई इंडेक्स में कैलकुलेट किए, उस पे क्या कदम लिया जफर, उस पे क्या कदम लिया? एनर्जी प्राइस कम करने के लिए क्या कदम उठाए? कि नहीं? अच्छा, पहले आप जो है 2 बार 10 रुपए से 50 रुपए बढ़ा दो, उसके बाद 5 रुपए 2 बार कम कर दो, तो हमने कम कर दिया। आज देखिए 2 चीजें हैं। हाँ। 1 मिनट नीरज जी, आप तो अच्छा समझते हैं, 2 बार घटाया और दुनिया में कितने तेजी से बढ़ रहा है। आप जरा देखिए जो ऑयल प्रोडक्ट के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइसेस कितने, नहीं जब नीचे था तभी कहां घट रहा था? इधर देखते हुए भारत पे तो जब नीचे घट रहा था तब भी कहां घट रहा था? बढ़ा तो नहीं रहा, लेकिन अगर नहीं आज दूसरे दुनिया में देखिए, दुनिया में 200-300 रुपए लीटर चल रहा है। आज आप कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन यहां पर पेट्रोल जो है वो 100 कुछ रुपया है और वहां पर 100 रुपए के आसपास है और वहां बाकी दुनिया में 300 रुपए बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं हम बढ़ा भी तो नहीं रहे हैं। ठीक है, पहले बढ़ाया था फिर कम कर दिया, लेकिन अभी तो नहीं बढ़ा रहे, जब अपवर्ड प्रेशर है। अपवर्ड प्रेशर होने के बाद नहीं, अभी कहां अपवर्ड प्रेशर है? अब तो नीचे आ रहा, अब तो एटीएफ के दाम आज ही घटा दिए गए हैं, एटीएफ के प्राइस आज ही घटे। अरे भाई आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट के देखिए ना, रिफाइनरीज बंद है चाइना में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के इतना पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइस कभी दुनिया में नहीं बढ़े। वो इम्पैक्ट करता है। गैस का हमने अभी गैस के दाम कम किए, 33 रुपए 34 रुपए कम किया। ऐसा नहीं, सरकार बार बार इनिशिएटिव ले रही है कि लोगों के जो पॉकेट में 2 पैसा रहे। और ये 1 मिनट रुकिए, ये अभी जो 5% जीएसटी आपने बढ़ा दी, ये क्यों बढ़ाई? ये क्यों बढ़ाई जीएसटी? छोटे मतलब ऐसे सामानों पे बढ़ाई जो रोजमर्रा की चीजें हैं, लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, दूध, लस्सी, छाछ, पेंसिल, रबड़, कॉपी, शार्पनर, इसमें बढ़ा दिया आपने, क्यों भाई? नहीं पहले ये तो बताइए, वैट नहीं था इस पे? वैट था कि नहीं? खत्म किया था कि नहीं किया था? वैट खत्म किया था ना, फिर आपने लगा दिया उस पर, अभी तक तो नहीं था। यार भाई वैट था कि नहीं? अरे किसी जमाने में था, आपने प्रॉमिस किया, उसको हटा दिया और फिर जोड़ दिया उसमें। मुझे लॉजिक बताइए, क्यों जोड़ा, क्यों लगाया जीएसटी? ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। सच पूछे तो हकीकत यह है कि आज दुनिया जिस तकलीफ से गुजर रही है, उस तकलीफ से भारत उससे महफूज हो गया है। आप जो भी कदम सरकार ने उठाए, अभी कोई पैक्ड फूड पे अगर थोड़ा अगर जीएसटी रेट बढ़ा है तो पैक्ड फूड पे अफोर्डेबिलिटी है, लेकिन जो आम आदमी की जरूरत के तहत जितना चीजें हैं उसमें कोई ये नहीं बढ़ा। पहले वैट होता था, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, पहले भी लोगों को वैट लगता था। आज पहली बार नहीं लगा, आज एक्साइज जीएसटी लग रहा है, पहले वैट लगता था। लेकिन ओवरऑल आप पूरी चीज को देखिए तो अगर आपको दिखेगा कि आज हकीकत में यहाँ 7% के आसपास जो इन्फ्लेशन है सीपीआई, अब वो धीरे धीरे डायरेक्शन लग रहा है कि थोड़ा ऊपर जाके फिर से धीरे एकदम आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। और फूड जैसे जैसे सीजनल फैक्टर भी होता है, फूड इन्फ्लेशन भी कम होगा। और आगे आने वाले दिनों में सरकार ये संजीदा सरकार है, कंपैशनेट सरकार है, इसलिए आगे आने वाले दिनों में और भी जैसे तेल डीजल में या रिडक्शन के तैसे और भी कोई ऐसे पॉलिसी डिसीजन लेगी जिससे और भी राहत जो है आम आदमी को मिले। अभय दुबे जी, कांग्रेस वाले अभय दुबे जी, आज देखिए ना कल तक जो क्रिटिक्स थे आज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान तो बड़े अच्छी हालत में है, कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए पैसा नहीं आता, 13 महीने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर देखिए अभय दुबे जी, 1 मिनट सर, अभय दुबे से सवाल पूछ रहा हूँ जफर भाई, क्या है ना ये बैलेंस ऑफ पेमेंट और सीएडी, इन्फ्लेशन का 7% नंबर? अरे भाई सर ये अपने को नहीं समझ आता। आप खाली चश्मा नहीं चश्मा खाली नहीं लगाते, उसमें चश्मा में कोई अपना पावर तो देते हैं ना, जिससे दिखता है आपको सही साफ सुथरा। अरे मुझे तो इकोनॉमी में भी डिसीजन लेना पड़ता है। जफर भाई आप खाली चश्मा दे दो तो आपको दिखेगा नहीं। चश्मा तो ठीक है, आप उसमें प्रोग्रेसिव नंबर लगवा दीजिए, दूर पास दोनों लिखने लगेगा, लेकिन सर सुनो ना आप, अरे सुन लो ना सर, आप एक आम आदमी के लिए जीवन में क्या सस्ता हुआ ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं, इसलिए मेरा सवाल बार बार खड़ा रहता है। मैं आप बता रहे, एक आम आदमी की एक आम आदमी की जिंदगी के लिए भारत सरकार हर वक्त खड़ी है।
पूरे खजाने खोल के रखे, पूरे खजाने खोल के रखे। आप देखिए जो हमने जल कल्याण काली योजना जो शुरू किया उसमें हमने किस ठीक है जफर भाई रुकिए किसानों के नहीं वो खाते में पैसे वो पॉइंट्स है सर, वो पॉइंट्स है। अब मैं अभय दुबे जी कांग्रेस वाले सर सारी चला रहे, किसके लिए चल रहे हैं? संसद में आज, अरे जफर भाई अब रुक जाओ, आप ही बोलते रहो क्या, विपक्ष को भी तो बोलने दोगे? नहीं जफर भाई आम नागरिक के लिए है ना। अरे सुनो ना सर, आम नागरिक के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं कांग्रेस के अभय दुबे जी। अभय दुबे जी, आज एक बड़ी विशाल चर्चा हुई लोकसभा में और हम सब लोग इसका इंतजार कर रहे थे 2 हफ्ते से, जिसके लिए आप लोग गदर काटे हुए थे। वो चर्चा हम लोगों ने सुनी और उसमें बहुत सारे लोग पर्चा लिख के ले आए तो एकदम सर इमला जैसा पढ़ते चले गए। अब समझ में नहीं आया क्या 1-2 लोगों को छोड़ दें तो कुछ मुद्दे भी नहीं रेस कर पाए। ये बड़ा थोड़ा सा डिबेट पर्सपेक्टिव में बड़ी निराशाजनक मुझे लगी। लेकिन जो मूल प्रश्न है उस पर वापस लौटता हूँ मैं कि जफर भाई कह रहे हैं कि हमने आम आदमी के लिए खजाना खोल रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ज़बरदस्ती इसमें ऐसा कह रहे हैं कि बहुत महंगाई हो गई, वो पहाड़ टूट गया है। बताइए। जाके पैर फटे न बेवाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। ये तो सारे धन्ना सेठ हैं, इनके घर में तो साल भर का स्टोर करके रखते हैं, ये कई तो 2-2, 4-4 साल का करके रखते हैं। इनको थोड़ी जनता से मतलब है। इन्होंने जनता का आम जीवन तर्क क्या देते हैं कि देखो पाकिस्तान में तो 3-3 दिन में खाना नहीं मिल रहा है साहब, हम तो कम से कम आपको सिर्फ 2 ही दिन भूखा रख रहे हैं। अरे बेशर्मी की पराकाष्ठा है। क्या सस्ता हो गया आपने पूछा ना, तो इस सरकार में जिंदगी सस्ती हो गई मनुष्य। आप ऐसे सोच रखते हैं अपने देश के बारे में, आप अपनी सोच, इस तरह की घटिया सोच आप अपने देशवासियों के लिए रखते हैं। कोई भूखा नहीं मरता है यहाँ पर, और जब आम नागरिक को तकलीफ है तो ये ऐसी संजीदा सरकार है। जफर इस्लाम हमने खड़ी रही। जफर इस्लाम की सरकार नहीं कि लूट के देश को लूट लिया। जफर इस्लाम और नहीं एक मिनट, तो इनको जवाब आप अपने टर्न में जवाब दीजिए, ये ठीक नहीं है। नहीं इनको वो जैसी भी बात कर रहा है आप उनको पलट के जवाब दे दीजिएगा आपके मौके पे। बीच में ऐसे फिर बात हो नहीं पाएगी। ये कांग्रेस वालों को अपने खजाने को ढूंढना चाहिए। अरे जफर भाई रुक जाइए, ये तरीका ठीक नहीं है। आपने बहुत लंबा बोला, हमने आपको पूरा समय दिया। अब जब उनके बारे में आपको जब बोलना, आप बटन कर दीजिएगा, फिर उसके बाद आपको जो भी बोलना बोलिएगा। अभय दुबे जी कंप्लीट करें। देश को नीचा गिराने का कोई अधिकार नहीं है। देश को बीच में बोलेंगे तो संभव ही नहीं है मेरे लिए। जी जनता भूखी नहीं है। जफर इस्लाम शांत हो जाइए प्लीज, उनको बोलने दीजिए ना, विपक्ष को तो बोलने दीजिए ना, आप जवाब तभी देंगे ना आप। अरे लोकसभा में क्या हुआ, पहले विपक्ष के लोगों ने अपने सवाल रखे, उसके बाद निर्मला जी ने जवाब दिए। अब यहाँ पे आप ही बोले जा रहे हो, उनको बोलने दीजिए पहले, तब आप बात काउंटर करिएगा। नहीं, कम से कम इनको बोलिए जफर। देश का अपमान ना करे। अरे तो ये बाद में बोलिएगा ना सर, उनको एक बार कंप्लीट तो करने दीजिए। अभय दुबे जी कंप्लीट करिए। एक गरीब आदमी नीरज जी अपना जीवन यापन करने के लिए दूध, दही, आटा, दाल उसकी पहुंच से बाहर कर दिया। वो अपने बच्चों को पालन पोषण करना चाहता है तो रबर, पेंसिल, शार्पनर उसकी पहुंच से बाहर कर दिया। अगर वो बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो जाए तो वहां पर भी बेड पर आपने जीएसटी लगाकर बढ़ा दिया। अगर वो बेचारा कहीं छोटे 1000 रुपए से कम का कोई कमरा लेकर घूमने की इच्छा व्यक्त कर ले तो भी उस पर जीएसटी लगा दिया। चैन से जीने नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने तय किया है कि चैन से मरने भी नहीं देंगे। स्मशान घाट तक पर जीएसटी बढ़ा दिया। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ये। मुझे बताइए, क्या 2-3 एस्पेक्ट्स पर अभी आपने बात की, क्या जयंत वर्मा मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में अप्रैल माह से डिसेंट नोट नहीं दे रहे थे? वो नहीं कह रहे थे कि एक्मोडेटिव स्टैंड्स मत लो, आप महंगाई की आग में देश को झोंक दोगे। लगातार वो कह रहे थे रेपो रेट को बढ़ाने के लिए ताकि हम इन्फ्लेशन को एड्रेस कर सकें। नहीं, क्योंकि संदेश यहां से जा रहा था। ये बढ़ाया क्यों इन्होंने? ये जो छोटे छोटे पैकेट पर अगर लेबल लगाकर कोई बेच दे तो इसलिए लगाया क्योंकि जो बड़े धन्ना सेठ हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई कि ये डिस्क्रिमिनेशन मत रखो, हमारा व्यापार प्रभावित होता है। उन बड़े धन्ना सेठों के कहने पर इन्होंने ये 5% जीएसटी लगाया और बाकी के उस पर बढ़ा दिया। आप ये जो कह रहे हैं कि पहले जीएसटी था, पहले था तो साहब 200 रुपए पार तेल और दाल नहीं थी जी। जब ये जीएसटी नहीं, यहाँ पे मुझे इंटरवीन करने दीजिए। जब ये जीएसटी की बैठक हुई थी, मेरे ख्याल में चंडीगढ़ में हुई थी, शायद जहाँ भी हुई थी, खैर उस बैठक में बहुत सारे विपक्षी राज्यों के थे वित्त मंत्री और वहाँ फैसला हुआ
उस समय आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया इस बात का, बाहर निकल के क्यों कर रहे हैं? नहीं नीरज जी, आपने सुना नहीं सुप्रिया सुले को? क्या नहीं, मैंने नहीं सुना, बताइए क्या सुना है उन्होंने? फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट से ही विरोध प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने वर्चुअल मीटिंग की कहां मिली, पूछिए ना, निर्मला सीतारमण जी मिलकर बताया क्या उन्होंने? करिए ना, डिस्क्लोज कर दीजिए। चलिए वो जूम मीटिंग थी, उसको डिस्क्लोज कर दीजिए। किसी ने विरोध किया कि नहीं किया? सब लोगों ने इस बात का, प्रतिपक्ष ने विरोध किया। इन्होंने मनमानी की और एक भी व्यक्ति की बात विरोधियों की नहीं सुनी। हमने तो प्रमाण देकर ये बात कही। चलिए हम कहते हैं कर दीजिए आप, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग की थी आपने। अब बड़ी बात ये आती है कि ये लगातार कह रहे हैं अभी सब्सिडी का बिल कितना है, 20-21 में सब्सिडी का बर्डन था 7,58,165 करोड़ रुपए। अभी कितना हो गया 22-23 में? 3,55,638 करोड़ रुपए। ये बार बार रोना रोता है कि महामारी की आग के कारण हमने तो देश में ये परिस्थितियां हैं, हम इसको हाँ मैं आऊंगा आ रहा हूँ आपके पास, आऊंगा जी। इस महामारी की विभीषिका के पहले एनएसएसओ ने रिपोर्ट दी कि प्रधानमंत्री जी जो आप कह रहे थे ना कि दोगुनी आमदनी कर दूंगा किसानों की, वो 27 रुपए प्रतिदिन उनकी आमदनी रह गई। इस महामारी के पहले आरबीआई ने कहा कि 58 साल का हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बैंक की क्रेडिट ग्रोथ गिर गई। इस आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। महामारी के पहले मार्च 20 के पहले लगातार 8 क्वार्टर से हमारी ग्रोथ रेट गिर रही थी। मिंट स्ट्रीट मेमो, आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि ये जो आपने नोटबंदी का काला कानून इस हिंदुस्तान पर थोप दिया, उसके कारण पूरा एमएसएमई स्पॉइल हो गया। 60 लाख एमएसएमई परमानेंट ताला लग गया। और अबे जी अब जवाब की बारी। एक बनने की बात कर रहे हैं, जो चाइना के ऐप बंद कर दिए। अरे $100 बिलियन का आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कॉमर्स पढ़ लो, जो आपने पूरा एमएसएमई तबाह कर दिया। तो बैकबोन तोड़ दी। सुनिए ना सर, अभय दुबे जी, आपको पता है इस समय चीन में क्या चल रहा है? चीन में $200 बिलियन का डिफॉल्ट है रियल एस्टेट सेक्टर में, और उन्होंने $150 बिलियन का फंड बनाया खाली उसको बचाने के लिए। सोचना आप $150 बिलियन कितना होता है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। जफर जवाब दीजिए। मैं जवाब चीन से क्या सरोकार है? अच्छा उदाहरण तो भी आप उधर का ही दे रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि उधर जान लो। नहीं मैं एक मिनट, जफर साहब सुन लीजिए। नहीं, गलत बहुत सारी जगहों पे सर सुनिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। सुनिए मेरी बात। हाँ। आप ये बताइए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि जो अनवांटेड चीजें, जैसे साइकिल का उदाहरण उन्होंने दिया कि एक साल में तो 58% तक अधिक आपने इंपोर्ट कर ली। तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, जो अनवांटेड थे, उस पर आपने नियंत्रण नहीं रखा। सर सुनिए ना, चाइना का क्या हाल है वो जाने। हाँ, इसका जवाब इनसे मैं लूंगा, इनका जवाब मैं इनसे लूंगा सर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ इनको जवाब देने दीजिए। सरकारी आदमी जवाब देंगे। बताइए जफर साहब, जवाब दीजिए। देखिए, आज कई ऐसे बैंक हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, कई ऐसे बैंक हैं जो डूब रहे हैं। आज हिंदुस्तान के बैंक जो है बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में। इन्होंने खून चूस लिया था बैंकों का, उनमें खून डाला, उसमें ताकत डाली, एनर्जी डाला, कैपिटलाइज किया, बैंकों को कैपिटलाइज किया, एनपीए कम किया, रिकवरी की। जो आपने अपनी नाकामियां की वजह से बैंकों के इस बुरे हालत में छोड़ा था, उसको ठीक किया। आज वहां क्रेडिट ऑफटेक भी हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है। लेकिन सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए अरे अबूधाबी जी सुनिए, अबे दुबे जी सुनिए, अबे जी अब आप वही कर रहे हैं। अब प्लीज उनको सुन लीजिए, फिर आपके पास भी आऊंगा ना, समय अपने पास। बताइए कि इन्होंने क्या किया है। ये देश के साथ भी यही किया है इन लोगों ने। ये देश की आवाज दबा दी और गरीबों को कुचल कर रख दिया। नहीं, आवाज अड्डा में सर हम सबको बराबर मौका देते, कोई अमीर गरीब नहीं है, सब बराबर हमारे सम्मानित सदस्य हैं जी। जैसा प्रयुक्त कर रहे हैं इसको। बोले अरे सर अभी देखिए 2 मेहमानों के बाद जाना है, 21 हो गया, आधा घंटा निकल रहा है। जवाब कंप्लीट करिए, फिर मैं जाता हूँ। मुझे 1 मिनट जवाब देने दीजिए। हाँ दीजिए। बेहतर गरीबों के लिए इन लोगों ने क्या किया? नारा देने के अलावा, गुमराह करने के अलावा, उनको
प्रचलित करने के अलावा कुछ नहीं किया। हमने गरीबों को, जिसको छत चाहिए छत दिया, जिसको गैस कनेक्शन चाहिए गैस कनेक्शन दिया, जिसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए उसके घर तक बिजली पहुंचाई, जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की सहूलत चाहिए हॉस्पिटलाइजेशन की सहूलत दी, घर तक राशन पहुंचाया और हर तरह की सहूलियतें पहुंचाई। किसान को किसान सम्मान निधि दिया, हमने उनको सम्मान। अब मैं दोनों लोगों के ना ऑडियो डाउन कर दिए, दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताइए, एक साथ दो लोग बोलेंगे। अब मैं दूसरे अभय दुबे जी और सरदाना जी के पास जाऊंगा, मैं पर्याप्त समय दूंगा उनको। सर अब उनको सुनिए, दोनों लोग विद्वान व्यक्ति हैं। अभय दुबे जी, प्रोफेसर साहब, कैसी लगी आज आपको लोकसभा की डिबेट? लोकसभा की डिबेट वैसी लगी जैसी हमेशा लगती है, उससे कुछ अलग नहीं लगी मुझे। नहीं, इतने दिन से एकदम मचा था कि आज बहुत भयंकर एक चर्चा होगी, कुछ नई चीजें निकले, वैसा कुछ हुआ क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, मुझे तो कम से कम नहीं लगा। जी, तो क्या आपको ऑब्जर्वेशन है इस महंगाई के मुद्दे पे जो चर्चा हुई? और मेरा मानना है कि सरकार के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। महंगाई के साथ में बेरोजगारी को भी जोड़ता हूँ। जिस तरह की अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार के पास इन चीजों को नियंत्रित करने और इनका ग्राफ जो नीचे गिर रहा है उसको ऊपर उठाने के लिए सरकार के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। सरकार बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पे आधारित है की मोहताज है जो उसके हाथ में नहीं है। वो जब फैक्टर्स ठीक होंगे तो फिर सरकार कुछ ठीक कर पाएगी। और सरकार इस बात को पहले से जानती है, बहुत पहले से जानती है कि ऐसी परिस्थिति कभी भी आ सकती है। परिस्थिति बहुत खराब भी हो सकती है, इतनी खराब हो सकती है कि सरकार को बहुत बड़ी अलोकप्रियता का सामना करना पड़े। क्योंकि टीवी पे बहस करने से या डेटा मैनेज करने से तो समस्या हल होगी नहीं। तो अर्थव्यवस्था की समस्या है ना, इसमें तो लोगों को उल्लू नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि तो लोगों की आमदनी क्या है, उनके खर्चे क्या हैं, उन बाजार में चीजों के दाम क्या हैं, उनके पास रोजगार है ना नहीं, ये तो ठोस चीजों पर पूरी तरह निर्भर है। मेरा मानना है इसीलिए सरकार ने, जब नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए थे, तो मैं कहूंगा उनकी दूरंदेशी है। वो पहले से समझ गए थे कि जो बाजार पे आधारित अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत कुछ उनके हाथ में नहीं है और उत्तरोत्तर उनके हाथ से निकलता जाएगा। इसीलिए एक बहुत बड़ा एक सब्सिडी तंत्र उन्होंने बनाया, जो जनधन योजना से लेके अभी तक उसके एक बहुमुखी सब्सिडी तंत्र है, जिसमें लोगों के असंतोष, जो कि खराब अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण लोगों में जो असंतोष आ सकता है, उस असंतोष को रोकने की पूरी पेशबंदी थी वो। और जो पेशबंदी इस वक्त अपने शिखर के ऊपर है। इसीलिए ये अर्थव्यवस्था बहुत खराब होने के बावजूद, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी सरकार के वोटों में कोई खास गिरावट ही नहीं होती, कभी कभी वो वोट बढ़ भी जाते हैं। तो वो जो एक सब्सिडी तंत्र बनाया है, एक समांतर सब्सिडी तंत्र बनाया है, जिसमें लोगों की जो भी आमदनी गिर रही है, जिसकी आमदनी बहुत गिर जाएगी, उसको अगर आप 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 1200 रुपए उसके खाते में ट्रांसफर करेंगे तो उसको अच्छा लगता है उसमें। और एक पूरा नया मुहावरा राजनीति का अर्थव्यवस्था के संबंधों का सामने आया है, जिसको मैं लाभार्थी मुहावरा कहता हूं। और उसकी वजह से सरकार तमाम आर्थिक दिक्कतों के बावजूद भी जन असंतोष को प्रबंधित कर पाती है, और ये हो रहा है। तो महंगाई बढ़ने पे इसलिए सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है, लेकिन इतनी भी चिंतित नहीं है कि वो बहुत बेचैन हो जाए और वो बेचैनी उसकी दिखाई पड़े। जी, विजय सरदाना जी, जो वित्त मंत्री जी ने हम लोगों को बताया, हम लोगों ने सुना भी कि भारत ना तो रिसेशन में जा रहा, ना स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति है, एक पॉइंट। दूसरा उन्होंने कहा कि अभी जिसको जफर भी ने भी रीइंस्टेट किया कि वो हर काम कर रही है जो उसको करना चाहिए। तीसरा पॉइंट कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी को देखते हुए क्या वाकई महंगाई कोई मुद्दा, कोई इशू नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है? देखिए, सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। देखिए, जहां तक बात है महंगाई की, निश्चित रूप से जब आप बाजार में जाते हैं, आम आदमी बाजार में जाता है तो उसको महंगाई दिखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी तो सरकार की चिंताएं हैं या पार्लियामेंट में डिबेट है, सब चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये महंगाई क्या मिसमैनेजमेंट के कारण है, या ये आयातित महंगाई है, या इसमें वो फैक्टर है जो आपके कंट्रोल में नहीं। सवाल ये है, क्योंकि जब आपको मैनेज करना होता है तो आपको ये समझना पड़ता है कि सोर्स ऑफ महंगाई क्या है। इस समय जो सबसे बड़ा महंगाई का इशू हमारे सामने आ रहा था वो था इंपोर्टेड ऑयल्स को लेके, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या एडिबल ऑयल हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये थी, जिसके कारण आपका जितना भी फ्यूल ओरिएंटेड या इकोनॉमी जिसको आप बोलते हैं, जो बिल्कुल चलती ही फ्यूल पे है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इवन नेचुरल गैस
120 से लेकर 220% तक बढ़ा है पिछले 1 साल में। इसी तरह से ऑन एन एवरेज जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो करीब 60 से 120%, चाहे वो कोल है, क्रूड है, नेचुरल गैस है, जो भी है। आप जब एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं और एनर्जी के रेट ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं तो निश्चित रूप से असर आप पे पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहली बात। अब रही दूसरी बात कि आपको उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना था, जो कॉज इफेक्ट रिलेशन है। आपने जब उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो जो थोड़े बहुत लोन बेस्ड इकोनॉमी थी, चाहे रियल एस्टेट था या बाकी कैपिटल गुड्स थे, उनके भी थोड़े बहुत जो मैन्युफैक्चरर्स या सेलर्स हैं उन्होंने अपने रेट बढ़ाए क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट कवर करना था। तो ये दो फैक्टर जुड़ते हैं। तीसरा फैक्टर आता है साइकोलॉजिकल। जब आपका क्रूड बढ़ता है तो आपका हर दुकान वाला भी यही कहेगा कि साहब प्याज क्यों 10 रुपए बढ़ गया जी, तेल महंगा हो गया। इस पे कोई हिसाब नहीं लगाता है कि साहब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो टोटली 20 पैसे किलो आती है, आपने रेट 10 रुपए किलो क्यों बैठा दिए। ये एक्सप्लॉयटेशन हर आदमी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में, इकोनॉमी में करता है। अब सवाल यह है कि आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करें। इसके लिए मैंने एक ब्लॉग लिखा था कि क्या हम दुबई में जिस तरह से कंट्रोल होता है इन्फ्लेशन, क्या वो हम चाहते हैं। दुबई में ये होता है कि कोई भी एसेंशियल कमोडिटी के रेट कोई कंपनी नहीं बढ़ा सकती। अगर उनको बढ़ाना है तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और जस्टिफाई करना पड़ेगा कि किन किन चीजों के कितने कितने % रेट बढ़े, उस हिसाब से सरकार परमिशन देती है रेट बदलने के। तब जाके दुबई जैसी कंट्रीज में जहां पे फूड प्रोडक्शन नहीं होता है रेट बढ़ाए जा सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या आप कंट्रोल्ड इकोनॉमी चाहते हैं, रेगुलेटेड इकोनॉमी चाहते हैं या फ्री इकोनॉमी चाहते हैं। अब सवाल ये, तो अब उम्मीद इस बात की ये है कि अगर सप्लाई साइड बढ़ती है, डिमांड तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जो लोग खाना खा रहे हैं वो तो खाएंगे, लेकिन जब सप्लाई साइड इंप्रूव होती है तो थोड़ा बहुत प्रेशर, जो अभी इन्फ्लेशन का अपवर्ड प्रेशर है, वो डाउनवर्ड आता है। पहली बात। एक जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं आंकड़ा, हम अक्सर रेटिंग की बात करते हैं। दुनिया में भारत का नंबर 119वां है जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। 119 मतलब 118 देश ऐसे हैं जिनका इन्फ्लेशन भारत से ज्यादा है। करेक्ट। तो अगर हम ये कहें कि पूरी दुनिया में अगर आप 170-75 देशों की इकोनॉमी मेजर करते हैं तो हमारे देश में जहां पे इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा चैलेंज है, अगर वहां पे हम अगर लोअर साइड ऑफ इन्फ्लेशन है ग्लोबल चैलेंजेस को देखते हुए, तो मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा बहुत इस बात का क्रेडिट देना चाहिए। एक सवाल है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी रखें या फ्री इकोनॉमी, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं, विजय सना जी बहुत संक्षेप में जवाब दिए कि महंगाई कंट्रोल करने की, जो आपने प्याज वाला उदाहरण दिया कि 20 पैसे किलो बढ़ा लेकिन उसमें बढ़ा 10 दिया, कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस है? बिल्कुल है। देखिए आपका जो, अगर अब मैं फिर उसी पे आऊंगा, फिर उस पर राजनीति की बात आप लोग करेंगे। किसान आंदोलन किस बात का था? किसान आंदोलन ये था कि अगर कंज्यूमर और किसान डायरेक्टली डील कर सकते हैं तो उनको करने दिया जाए, मंडी तंत्र और बिचौलियों के माध्यम से हमें क्यों जाना है। क्योंकि इस बात को भी आप समझिए कि किसान का माल जब मंडी में जाता है और अभी कंज्यूमर बीच में नहीं आया है, तो भी रेट आपका 6 से लेकर 14% तक रेट बढ़ जाता है, सिंपली बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू एपीएमसी रूट। अगर वही चीज आप पुराने किसी कानून से आते तो उसमें एक कानून था कि अगर आप ट्रेडिंग मंडी के बाहर करते हैं तो आपको कोई मंडी टैक्स नहीं देना है, आपसे किसी तरह का दर नहीं लगेगा। लेकिन इसी विपक्षी दल ने, जो आज महंगाई की बात करता है, बिचौलियों का साथ किसने दिया था उस आंदोलन में? सवाल यह है कि हम रिफॉर्म चाहते नहीं और महंगाई का रोना रोते हैं। जब महंगाई कंट्रोल करने की बात आती है तो हम साथ नहीं देते, क्योंकि उस समय दूसरी राजनीति है, आज कोई और राजनीति है। ये डेवलपमेंट की राजनीति है, स्वार्थ की राजनीति है। जी जफर इस्लाम साहब, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें हैं। ये जो बात अभी विजय सदाना जी कह रहे हैं या जो अभय दुबे जी ने कही, प्रोफेसर साहब ने कही है, जो आप भी कह रहे हैं, वो सब इकोनॉमिस्ट के लिए बहुत अच्छी लगती बातें। हम लोग चूंकि उसी काम को रोज दिन भर करते हैं तो बड़ा
नंबर सब बता के हम लोग कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे सदानंद जी का पहला लाइन यही थी कि जब आप बाजार में जाते हैं ना तो आपको महसूस होती है महंगाई, और बहुत तगड़ी महंगाई महसूस होती है। घर से निकलते ही किराए से लेकर के खाने से लेकर के हर चीज़ में इन्फ्लेशन हुआ है। तो आप ये क्यों नहीं मान लेते, या आप इस बात को स्वीकार करिए कि हम उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उसको, वो आयातित महंगाई है या जो भी महंगाई हो, लेकिन ये तो स्वीकार आप करिए, आप वो स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं नीरज जी, बड़ा अचंभा हो रहा मुझे। अच्छा, आश्चर्य हो रहा है कि आप इस तरह की बातें अच्छा 100 रुपए लीटर पेट्रोल, इसमें मैं क्या अचंभे वाली बात कर रहा हूँ? नहीं एडमिट कर, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, बड़े अच्छा, मुझे आश्चर्य हो रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन एग्जिस्ट, क्या इन्फ्लेशन नहीं होता है? मेरे सिस्टम में इन्फ्लेशन नहीं होता है क्या? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि है, मान लो इसको, बस ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये कह रहे हैं, मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप स्वीकार करो, दूर करें। बिल्कुल नहीं कहा है। हाँ, नहीं, दो चीजें कही, सुन लीजिए, नहीं बिल्कुल दो चीज कहे। हाँ, हमने कहा इन्फ्लेशन डज एग्जिस्ट, इन्फ्लेशन सिस्टम में होता है, महंगाई दर बढ़ती है, हालात के एतबार से बढ़ती है, सिचुएशन के एतबार से बढ़ती है, ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से बढ़ती है, लेकिन सरकार उस पर नियंत्रण करने के लिए हर पॉसिबल पॉलिसी मेजर्स लेती है, जो और डिसीजन लेती है। पॉलिसी डिसीजन लिया तभी तो तेल के दाम घटाए, और अभी बढ़ा नहीं रहे हैं। तेल डीजल के दाम घटाए, बढ़ा नहीं रहे। अरे जफर भाई, बढ़ा के आप 100 के ऊपर ले गए और वहां पे स्थिर है, तो आप मेरे को एहसान बता रहे, देखो हमने बढ़ाया नहीं दोबारा से। अब ये तो बड़ा मतलब अजीब सा लॉजिक है आपका। नहीं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे बाकी दुनिया में क्या वो यहाँ पे फ्री में दे रहा हो, बाकी दुनिया में पेट्रोल के दाम जो है वो वहां पर महंगे दे रहे हैं। अरे भाई, दुनिया में हम भी खरीद रहे, वो भी खरीद रहे, हम अपने जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचा रहे हैं। बाकी दुनिया में वो उन्हीं से कलेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो 300 रुपए आप देखिए बाकी दुनिया में, आप यहां से उठा के देखिए, मैं कई देशों के नाम ले लूंगा, वहां अमेरिका में 4-4.5 पर गैलन हो गया है। सुनिए, मैं ये बता रहा हूं कि आज देखिए, आज भी आप देखिए पीएमआई का नंबर आया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में तेजी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मतलब एनर्जी डिमांड बढ़ रही है। एनर्जी डिमांड बढ़ रही है तो एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ने चाहिए, डिमांड से लिंक्ड होता है हर चीज। फिर भी हमने कितना नियंत्रण करके रखा है कि आज भी 7% बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है, जो इतनी बड़ी क्राइसिस के बाद, यूक्रेन क्राइसिस के बाद, चाइना में लॉकडाउन पड़ा हुआ है, कितनी सारी दिक्कतों के बावजूद 7% है, और अब ऐसे डायरेक्शन उसका दिख रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको सराहिए। और ये कहना हम नहीं कह रहे कि यहीं तक रहेगा, यहां से नीचे आने के इम्कानात भी है, और उसके लिए जो पॉलिसी मेजर्स लेना वो सरकार लेती जा रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेते जा रहे हैं। अभी कितनी चीजें बताऊं अपने इकोनॉमी के बारे में, बड़ा आश्चर्य होता है जब लोग भंडारा लेके बैठते हैं, बेतुकी बातें करते हैं। अरे कम से कम देशवासी होने के नाते अच्छी चीज, देश मजबूत है तो कम से कम जबरन ही सही, लेकिन कह तो दीजिए कि देश मजबूत है। आज हम फ्रेजाइल इकोनॉमी नहीं कहलाते हैं। अबे दुबे जी कहिए ना, देश मजबूत है, बोलिए। आज हमें इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है जी। जफर भाई, अब उनको बोलने दीजिए ना। कारपेट बिछाया जाता है। अबे दुबे जी नीरज देखिए, अब मैं कुछ गंभीर बातें करना चाहता हूँ। सर, हम लोग शुरू से गंभीर ही कर रहे हैं भाई, आप ये मत कहिए सर। अच्छा ठीक है, मैं आप सब लोगों में सबसे कम, जफर भाई उनको बोलने दीजिए प्लीज। हाँ, सबसे कम पढ़ा लिखा और सबसे कम तार्किक। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, आप बहुत ही सीनियर पढ़े लिखे व्यक्ति जी। देखिए, कोशिश करता हूँ मैं। जफर इस्लाम जी रुक जाइए प्लीज। ये प्रधानमंत्री जी ने 5-6 साल पहले का भाषण मुझे याद है, जो अभी सरदाना जी ने बहुत अच्छी बात की कि ये जो क्राइसिस है इसमें खासकर इडेबल ऑयल और जो हम क्रूड ऑयल है, ये 2 बड़े कंपोनेंट की इन्होंने बात की। मैं दोनों पर प्रकाश डालता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बहुत बढ़ाने वाला हूं, और जो हम इडेबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं उस पर अपनी डिपेंडेंसी बहुत कम कर लेंगे, इस तरीके से निजात पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने किसी हद तक ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन को करके दिखाया। 27.5 मिलियन टन का प्रोडक्शन 14-15 में था, जो आज बढ़कर 36.1 मिलियन टन, काफी बढ़ा लिया। लेकिन इस दौरान हुआ क्या कि जो हमारा इडेबल ऑयल था वो उस दौरान हम 13.4 मिलियन टन इंपोर्ट करते थे, वो बढ़कर 15.3 मिलियन टन का इंपोर्ट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि कुछ मोटे धन्ना सेठ इस कारोबार में कूद गए। और मुझे याद है आज भी,
जनवरी 20 में रामविलास पासवान जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कुछ मोटे लोगों को फायदा पहुंचेगा, ये जो इंपोर्ट पर टेम्परेरी रोक लगाई थी, तो ये प्राइसेस आर्टिफिशियली बढ़ाए गए। इन्होंने कहा क्रूड ऑयल, प्रधानमंत्री का भाषण सुनिएगा, उन्होंने कहा था कि मैं इसका प्रोडक्शन बढ़ा लूंगा, इंडिजीनियस प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी निर्भरता कम होगी। इन 6 सालों में 53.66 लाख मैट्रिक टन क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम हुआ। ये कह रहे थे, इन्होंने कहा कि डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी हम लेकर आए। धर्मेंद्र प्रधान जी को सुनिएगा 2017 में जब उनसे पूछा कि क्या है साहब ये, तो उन्होंने कहा जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे वैसे ही सीधा हम जनता को ट्रांसफर कर देंगे, और बढ़ते भी हैं तो जनता पर उसका बोझ नहीं पड़ने देंगे। $20 पर बैरल तक चलेगा, लेकिन इन्होंने जनता को वो ट्रांसफर नहीं किया। 27 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब से छीन लिए। ये कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता, स्टेगफ्लेशन में नहीं है। निर्मला सीतारमन जी कह रही थी, देश की जनता को साधारण शब्दों में जानना चाहिए स्टेगफ्लेशन क्या होता है, कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो डिमांड बाजार में कम हो जाती है, अर्थात लोग सामान कम खरीदते हैं। सामान कम खरीदेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो कंपनियों की क्षमता कम होगी, रहे हुए कर्मचारियों को निकाल देगी और नए नौकरी के अवसर नहीं बनेंगे। ये स्टेगफ्लेशन हुआ। 12 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए, 84 करोड़ लोगों की आमदनी हिंदुस्तान में कम हो गई। कमी कहां है मैं बताता हूं, 142 ने एक साल में 30 लाख करोड़ रुपए कमाए। यही अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेलने का तरीका है। अगर किसानों के हाथ में, जनता के हाथ में परचेस पावर बढ़ेगी, पैसा जाएगा, तो आपकी अर्थव्यवस्था सुचारू होगी, कुछ धन्ना सेठों के पास चले जाएगा, तो आज जो हाल हुआ है वही हो। आखिरी बात, 10 सेकंड में ब्रेक लेना मुझे। 10% आप इंपोर्टेड कोल यूज कीजिए। ये क्या कहते हैं, हम इस क्राइसिस से कैसे निपटेंगे, तो ब्लेंडिंग कीजिए उसकी, और वो कौन लाएगा, एक बड़ा व्यापारी 2.5 लाख मिलियन टन का उसको ठेका मिला है, जो 16,500 रुपए में इंपोर्ट कर रहा है। मतलब 2,000 रुपए मैट्रिक टन का की अपेक्षा आपको 20,000 रुपए मैट्रिक टन का कोल, मतलब अंतर आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा हो गया। तो ये एक एक करके सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए देश की जनता पर ये बोझ डाल रहे हैं। और मैं विजय सरदाना जी और अभय दुबे जी, प्रोफेसर साहब, आप लोगों से कम बात हुई, अब आपसे ज्यादा बात करूंगा मैं कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं, जैसे आप इसकी विवेचना करना चाहें। जैसे जो ऑटो सेल्स के नंबर्स हम लोग मंथ ऑन मंथ ट्रैक करते हैं, उसको आप देखिए रफ्तार किस तरीके से प्री कोविड लेवल के बिल्कुल हम करीब पहुंच गए हैं। एक आंकड़ा हमारा जीएसटी, जिसकी बड़ी आलोचना होती थी, 1.5 लाख करोड़ स्टेबल टाइप का दिख रहा है। मंथ ऑन मंथ कंपेयर कर लीजिए या YOY कंपेयर कर लीजिए। इंडिया का जो रुपी है, जिसको लेकर के बहुत आलोचना होती है, जो 80 से थोड़ा नीचे अभी 79, 50, 40 के आसपास होगा। बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा कि हर साल 2% डिप्रिशिएशन रुपी का होता है आज़ादी के बाद से आज तक। तो जैसे 2-3 साल नहीं होता है, तो किसी एक साल वो 6% होता है। आज की तारीख में वो डिप्रिशिएशन 1 साल में हुआ है। अभय दुबे जी मुस्कुराइए आप, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है। अब सर अभी तो मैंने आपसे पूछा नहीं, तो मैं सरदाना जी से पूछ रहा हूँ सवाल। और आज भी आपकी करेंसी को बहुत सारे विद्वान, एक्सपोर्टर, जानकार मान रहे हैं कि इसको डिप्रिशिएट होने दीजिए, क्योंकि ये अभी भी बहुत स्ट्रांग करेंसी है दुनिया की तुलना में। आपको येन पता कितने पहुंच गया है? आपको यूरोपियन करेंसी पता कितने पहुंचा है? अभी भी लोग इसके समर्थक हैं इसी देश में कि रुपए को डिप्रिशिएट होने दीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत स्ट्रांग करेंसी है आपकी। और आपका एक जो आंकड़ा और बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, वो जो अभी PMI का जिक्र किया, वो ये इंडिकेट करता है कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का मतलब ये होता है कि ऑर्डर किस तरीके के हैं, एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रहा है। ये दिखाता है कि एक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि सब कुछ हंकी डोरी है, उस बागों में बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से बदल रहा है। सरदाना जी पहले आप, फिर अभय दुबे जी आप। नंबर गलत है क्या, ये सब जो ये चल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है, नंबरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। PMI इंडेक्स बढ़ा है, आपका सर्विस इंडेक्स बढ़ा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स में इंप्रूवमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग में इंप्रूवमेंट है, इन्वेंट्री सिचुएशन, कार, इवन इंटरनेट स्पीड, सब में इंप्रूवमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज की तारीख में, कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका रिटेल इन्फ्लेशन, जो आम आदमी की बात हो रही है। उसके लिए मुझे लगता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर और होलसेलर से रिटेलर, ये जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है,
और यहाँ पे थोड़ा सा सरकार को अपने सिस्टम को इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज सिस्टम है। क्रेडिट रेट आप इंपैक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसका असर आता है, कंपटीशन है, रेट्स पास ऑन हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है कि जब आपका रिस्पांस टाइम जो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जाता है, रेट बढ़ाने में कंपनियां ओवरनाइट रेट बढ़ा देती हैं, लेकिन जब आप इंटरेस्ट घटाने की बात करते हैं या रेट कम होने की बात करते हैं, कंपनियों में रेजिस्टेंस होता है कि प्राइसेस को डाउनवर्ड कैसे किया जाए। जब चल रहा है, कंज्यूमर खरीद रहा है, तो प्रॉफिट कमाओ। और ये आपको बहुत क्लियरली कंपनियों की बैलेंस शीट में दिखेगा, जिस तरह से प्रॉफिट इंप्रूवमेंट होता है। कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार ने मैक्रो लेवल पे मैनेजमेंट अच्छा किया है, मैक्रो इकोनॉमी को काफी हद तक उन्होंने मैनेज किया है। होलसेल लेवल पे क्योंकि सरकार की निगाह होलसेल पे, स्टॉकिस्ट पे, होर्डिंग पे रहती है, वहां तक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचने में, चाहे वो आड़तियों का खेल हो, मिडलमैन का खेल हो, अनऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, एपीएमसी मंडीज हो, जो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच या किसान और कंज्यूमर के बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड है। और यहां पे जो इन्फ्लेशन है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल, मुझे ये बताइए कि नासिक की मंडी से चलने वाला प्याज दिल्ली में पहुंचते पहुंचते कंज्यूमर तक 5 गुना कैसे हो जाता है, जबकि भाड़ा तो शायद 2 या 3 रुपए किलो होना चाहिए, लेकिन रेट 30 से 40 रुपए किलो कैसे बढ़ जाते हैं। इस पे किसी तरह का कोई प्रावधान, अंकुश, कानून, रेगुलेशन नहीं है। और होता यह है कि बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज जो जीएसटी और टैक्स सिस्टम के बाहर हैं, ये ब्लैक मनी का भी सोर्स है और ये इन्फ्लेशन का भी सोर्स है। तो मुझे लगता है यहां पे एक पॉलिसी गैप है देश में, जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, कई बार मैं भी ये सोचता हूँ कि जैसे केला की बड़ी पैदावार होती है महाराष्ट्र में, फिर भी यहाँ 60 रुपये दर्जन, 80 रुपये दर्जन बिकता रहता है। प्याज यहाँ 30-40 रुपये से कम कभी नहीं होता सदाना जी। आपको लगता होगा इधर सस्ता मिलता है, इधर भी वही रेट चलता रहता है, पता नहीं कैसे। ये मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ से नासिक मात्र 250 किलोमीटर दूर है, लेकिन प्याज 80 रुपये, 60 रुपये, अभी भी 40-50 रुपये किलो ही मिल रहा होगा। मैं तो वही कह रहा हूँ, तो ये बड़ी पहेली है। नहीं, ये पहेली नहीं है यहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमने कभी किसी तरह का कोई जवाबदेही तय नहीं करी, कोई रेगुलेशन नहीं बनाया, कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करी। इसीलिए हर आदमी मार्केट के हिसाब से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करता है, और कंज्यूमर अवेयरनेस और कंज्यूमर राइट्स की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। जी, प्रोफेसर अभय दुबे जी, क्या महंगाई एक राजनीतिक मुद्दा है क्या? देखिए, महंगाई, मैं तो पहले भी आपके मंच में कई बार कह चुका हूं, अभी तक कोई भी आर्थिक प्रश्न इस देश में राजनीतिक मुद्दा नहीं बना है। 1-2 विधानसभा चुनावों को छोड़कर, जहां देखने में लगता था कि शायद यहाँ पे महंगाई की वजह से कुछ फैसला हुआ है, लेकिन वो भी बिल्कुल अपवाद स्वरूप है और बहुत दिन पहले की बात है। महंगाई और बेरोजगारी, इन 2 मुद्दों की वजह से का जो राजनीतिक फलितार्थ होना चाहिए था, चुनाव पर जो उसका असर पड़ना चाहिए था, वो असर कम से कम मुझे पड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ता। और मेरे दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट दोस्त हैं, जो चुनाव अध्ययन वगैरह करते हैं, उनकी भी मान्यता यह है कि महंगाई के बावजूद भी सरकार के खिलाफ ऐसा कोई वोटरों के बीच में कोई असंतोष नहीं दिखाई पड़ता। और उत्तर प्रदेश के अभी पिछले चुनाव पर जाएं तो वहां पे जो फेंस सिटर वोटर है, यानी वो वोटर जिसकी पार्टी निष्ठाएं पहले से तय नहीं थी और जो सोचता है और आखिरी दम पर ही वोट देने का फैसला करता है, उस फेंस सिटर वोटर ने तय किया कि वो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, और भारतीय जनता पार्टी उसी के वोटों से जीती। खुद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश यूनिट की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये बताती है कि अगर वो वोट उन्हें नहीं मिलता तो शायद भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को इस तरीके से नहीं जीत पाती। तो आमतौर पर, जबकि महंगाई और बेरोजगारी है, हम लोग उसके ऊपर कार्यक्रम करते हैं और बहस करते हैं, लेकिन वोटरों के ऊपर अभी तक इसका ऐसा प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा। सर, एक सवाल और आपसे, छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मैं जफर और अभय दुबे जी के पास जाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग कई बार आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट ब्लो में रहते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा हुआ और हम उनकी इनकम को या उनके सोर्सेज को इग्नोर कर देते हैं? हो सकता है ऐसा होता हो, क्योंकि अगर वैसे आप टैक्सी में चलते हुए या लोगों से बातचीत करें तो लोग असंतोष भी व्यक्त करते हैं और साथ साथ में संतोष भी व्यक्त करते हैं।
मैंने बहुत लोगों से बातचीत की है, आमतौर पर अपने दफ्तर से बाहर निकलकर या चलते फिरते अंदाजा लगाने के लिए, और अपने दोस्तों से भी कहा है कि भाई वो लोगों से बातचीत करके उनका मन लें। हम लोग तो कोई वो प्रोफेशनल सर्वे करने वाले हैं नहीं, तो उसमें हमने पाया है कि लोग कहते हैं हाँ महंगाई है, लोग कहते हैं हाँ बेरोजगारी है, लेकिन वो सरकार से नाराज हैं ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो अभी तक लोगों के राजनीतिक मानस को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर महंगाई बढ़ती रही इसी तरीके से और बेरोजगारी कम बिल्कुल नहीं हुई और भी कुछ समस्याएं पैदा हुई, तो हो सकता है कि लोगों का मानस बदलना शुरू हो इस सवाल के ऊपर। जी, जफर इस्लाम और अभय दुबे जी, सर छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, समय अपने पास कम होगा। ये अभी अभय दुबे जी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, ये बात बहुत संतोषजनक मतलब सुनने में लग रही है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है सर, क्योंकि ये तो आप अब मान चुके हैं इस डिबेट में कि महंगाई है और इससे रिलीफ की ज़रूरत है। और ये मुश्किल इसलिए और ज़्यादा मिडिल क्लास के लिए बढ़ती जाती है क्योंकि वो जो सैलरीड क्लास है ना, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो इस पर आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिवली गौर करना पड़ेगा और कदम उठाने पड़ेंगे सर। मुझे ये कहते हुए आपसे बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप लोग कदम कम उठा रहे हैं। बताइए मिडिल क्लास को क्या रियायत दी? देखिए, अर्थव्यवस्था को भी बचाना, सुनिए एक मिनट सुन लीजिए, अर्थव्यवस्था को भी बचाना है, देश को भी बचाना है। अभी जरा बगल में देखिए कितनी कंट्री है, खाली बगल में मत देखिए, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश को मत देखिए, भूटान और नेपाल को। जरा यहाँ से बाहर निकलिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाइए, आप जरा तकलीफ तो देखिए उनकी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था कैसी है। आपने IMF की रिपोर्ट पढ़ी होगी, जरा उसके पूरी नजर डालिए, इमर्जिंग इकोनॉमीज, डेवलप्ड इकोनॉमीज और सबके जो कमेंट्स दिए हुए हैं उस पर नजर डालिए। आपको इस बात का एहसास होगा, गर्व होगा आपको जब आप पढ़ेंगे कि भारत में अर्थव्यवस्था ठीक है, इतनी तकलीफों के बावजूद भी एक ही एक ऐसा देश है जो अकेले दिखता है जहां ग्रोथ अच्छा है, इन्फ्लेशन भी कम है और लोग भी, जैसे आप कह रहे थे अभी प्रोफेसर साहब, लोग में कोई लोगों में भी ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए कि वो भी जागरूक है, वो भी देखते रहते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। खाली यहाँ हिंदुस्तान के टीवी चैनल को नहीं देखते हैं, वो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो उनको महसूस होता है आखिर क्यों उनको इस बात का जो संतोष है कि भारत एक अच्छे मजबूत इकोनॉमी भी है और एक अच्छे लीडर के हाथ में है, जिसने देश को कभी भी इस तकलीफ में नहीं ढकेला जैसे बाकी लीडर्स करते हैं। आज देखिए, जैसे बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े कंट्री के, इटली हो, फ्रांस हो, सबको देखिए, आज निर्मला जी भी इस बात का दोहरा रही थी, डेट टू GDP। आज हमारा डेट टू GDP देखिए, कर्जा नहीं बढ़ा। क्यों? इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हमें अपने जितने हमारी जो हैसियत है उससे ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। और जी जफर में रोकूंगा, समय एकदम 1 मिनट बाकी है, एक कमेंट उनका भी लेना चाहिए। वैसे डेट टू GDP 84% हो चुका है सर। यस एग्जैक्टली, 139 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। जफर भाई अब समय अभय जी का 30-40 सेकंड बाकी है, उनको कमेंट कर जी। जो प्रोफेसर अभय दुबे जी ने बात कही उसका अगला हिस्सा मैं कह देता हूं। जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मन में बिठा दिया है कि हिंदू मुसलमान इन सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये कर दिया कि प्रतिपक्षी लोग न सिर्फ मुस्लिम परस्त हिंदू विरोधी हैं और ये छद्म हिंदू पुरोधा है, असली नहीं है। जो सबसे बड़ी कमी इन्होंने की है देश के साथ, वो की है नोटबंदी की, जिससे जो बैकबोन था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर 90% जो हमारा MSME का था, जिसमें 45% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है, 48% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जिसका है, वो कोलैप्स कर दिया। उसके कारण आज ये दिखाई दे रहा है। 2008 में जो ग्लोबल क्राइसिस थे उस समय भी हिंदुस्तान पर इतना एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन ये केंद्र की सरकार की मुट्ठी भर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना और इस प्रकार के तानाशाही पूर्वक निर्णय एकदम खत्म हो गया। मैं आपसे ही माफी चाहूंगा। एक चर्चा हमने करने की कोशिश की कि यहाँ पे कुछ विषय को हम लोग समझें। तो एक बात तो सही है कि इन्फ्लेशन है और इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब मैं चूंकि बड़े बड़े जार्गन्स में नहीं जाना चाहता कि हम UK और US और इटली के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये सब बातें बहुत अच्छी हो सकती है अर्थशास्त्रियों के लिए, लेकिन आम व्यक्ति के लिए महंगाई है और उसको नीचे लाना ही पड़ेगा सरकार को, इसमें कोई दो राय नहीं, एक रिलीफ की ज़रूरत है। हाँ, ये भी बात सही है कि चूँकि पूरी इकॉनमी को देखना है तो वो भी कुछ मजबूरियाँ सरकार की हो सकती हैं, जैसे ये ऑयल है, अब ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये इवन आप देखिए बाइडन साहब अभी सऊदी अरब होके आए हैं, पहली बार इतने दशकों में कोई US प्रेसिडेंट
अरब गया था, ये सिर्फ मांगने के लिए कि भाई तेल का प्रोडक्शन बढ़ाइए, नीचे करिए, दाम बहुत ऊपर है। तो कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन उसके बावजूद अंत यही है कि साहब महंगाई कम होनी चाहिए और इसमें कोई मरम्मत नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC।